नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली सरकारी स्कूल बनेंगे खेल नर्सरी, सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी घोषणा। जी हां, दिल्ली सरकार अब सरकारी स्कूलों को खेल प्रतिभाओं की नर्सरी के रूप में विकसित करेगी। स्कूलों में खेल के मैदान और ऑडिटोरियम बनाए जाएंगे। सरकार खेल अकादमियों के साथ मिलकर प्रशिक्षण देगी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को प्राथमिकता मिलेगी। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के एथलीटों को सरकारी नौकरी और वित्तीय सहायता भी मिलेगी। बता दें कि राजधानी के सरकारी स्कूल अब खेल प्रतिभाओं की नई नर्सरी के रूप में विकसित होंगे। बुधवार को दिल्ली सचिवालय में शिक्षा विभाग के साथ बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार जल्दी सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक खेल मैदान और ऑडिटोरियम का निर्माण कराएगी। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्तर से ही स्कूली बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाला खेल प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली और देश का नाम रोशन कर सके। दिल्ली में अवैध मलबा डंपिंग की सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी, प्रदूषण पर लगेगी लगाम, लगेगा लाखों का जुर्माना। जब दिल्ली में अवैध रूप से मलबा डालने वाले पर अब सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। एमसीडी के अनुरोध पर पीडब्ल्यूडी 524 स्थानों पर कैमरे लगाएगा। इन कैमरों से अवैध मलबा डालने वाले वाहनों की पहचान कर जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में मलबा डालने के लिए केवल 106 स्थान निर्धारित है, लेकिन मलबा माफिया अवैध रूप से मलबा डालते हैं, जिससे प्रदूषण होता है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से मलबा डालने वाले लोगों और वाहन मालिकों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। एमसीडी के अनुरोध पर दिल्ली लोक निर्माण विभाग इन जगहों पर यह काम करेगा। ये कैमरे पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के कंट्रोल रूम से जुड़े होंगे। डिजिटल ट्विन प्रणाली से बदलेगा दिल्ली का वाटर सिस्टम, एआई रखेगा हर बूंद का हिसाब, आईआईटी दिल्ली के साथ हुआ करार। दिल्ली जल बोर्ड ने आईआईटी कानपुर के ऐरावत रिसर्च फाउंडेशन के साथ जल प्रबंधन सुधारने के लिए समझौता किया। एआई की मदद से पानी की चोरी रुकेगी, बिल संबंधी शिकायतें दूर होंगी और यमुना में गिरने वाले नालों की निगरानी हो सकेगी। डिजिटल ट्विन तकनीक से जल प्रणाली का वर्चुअल मॉडल बनेगा, जिससे रिसाव जैसी समस्याओं का समय पर पता चलेगा। यह क्लीन यमुना मिशन को भी सशक्त करेगा। दिल्ली में ट्रैफिक चालान माफी योजना लाने की तैयारी में सरकार, 10 साल पुराने चालानों पर 70% तक डिस्काउंट संभव। दिल्ली सरकार परिवहन विभाग के लंबित चालानों के लिए माफी योजना लाने की योजना बना रही है। इस योजना में 10 साल पुराने गैर गंभीर चालानों पर 70% तक की छूट मिल सकती है। दिल्ली में 2 करोड़ 46 लाख से ज्यादा चालान लंबित है और सरकार वाहन मालिकों को अंतिम मौका दे रही है। वहीं कंपाउंडेबल चालान की इस योजना में शामिल होंगे, गंभीर उल्लंघन नहीं। परिवहन विभाग के अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में बिना लाइसेंस के 2 लाख से अधिक, बिना पीयूसीसी के 3,73,000 से अधिक और बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने के 2,59,000 से अधिक चालान लंबित हैं। बगैर हेलमेट वाले वर्षों पुराने हैं। उन्होंने बताया कि बीते 10 सालों से लेकर इस साल अक्टूबर तक के सभी गैर गंभीर श्रेणी के लंबित चालान इस योजना के दायरे में आएंगे। 2 नहीं 3 कार थी, सुरक्षा एजेंसियों को तीसरी गाड़ी की तलाश। दिल्ली धमाके में एक और नया अपडेट। जी हां, राजधानी दिल्ली के लाल किला इलाके में सोमवार शाम को हुए कार बम विस्फोट मामले में जांच एजेंसियों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब तक 2 संदिग्ध कारों की जानकारी सामने आने के बाद गुरुवार को एक तीसरी कार के बारे में भी जानकारी मिली है, जिसकी तलाश जारी है। सुरक्षा एजेंसियां इस तीसरी लापता कार को ढूंढने में जुटी है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल विस्फोटकों को ले जाने या संदिग्धों के भागने में किया गया होगा। दिल्ली जैसा धमाका 32 जगहों पर करने की थी योजना, भयानक थे आतंकियों के मंसूबे, ऐसा था इनका पूरा प्लान। दिल्ली के लाल किले के पास हुए एक कार धमाके से जुड़ी एक बड़ी आतंकी साजिश का खुफिया एजेंसियों ने गुरुवार को पर्दाफाश किया। सूत्रों के अनुसार संदिग्धों ने कई जगहों पर हमले करने के लिए लगभग 32 पुराने वाहनों को विस्फोटक से लैस करने की योजना बनाई थी। यह खुलासा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरे की ओर इशारा करता है। वह खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि चल रही जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपियों ने हमले में इस्तेमाल के लिए एक i20 और एक इको स्पोर्ट वाहन को मॉडिफाई करने का काम शुरू कर दिया था। जांच टीम अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या सिलसिलेवार विस्फोटों को अंजाम देने की इस व्यापक योजना के तहत इसी तरह के और भी वाहन तैयार किए जा रहे थे। दिल्ली धमाके में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, कार में मौजूद था आतंकी, उम्र डीएनए टेस्ट से हुआ साफ।
राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार की शाम को हुए कार धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। मैं 10 नवंबर की शाम को हुए भीषण विस्फोट की जांच में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि बुधवार देर रात पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने इस बात को साफ कर दिया है कि विस्फोटक से लदी i20 कार में मौजूद शख्स डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था। घटनास्थल पर कार में चिथड़ों में मिली लाश से लिए गए डीएनए नमूने का उमर की मां के डीएनए से मिलान हो गया। मैं इससे पुष्टि हो गई कि उमर ने ही दिल्ली में कार धमाका किया था। धमाके में खुद भी मारा गया। डॉक्टर उमर ने किया धमाका। 26/11 जैसा हमला कर दिसंबर में दहलाना चाहता था दिल्ली। तुर्की से जुड़े तार। लाल किले के नजदीक सोमवार शाम कार में हुआ धमाका पुलवामा निवासी डॉक्टर उमर नबी ने ही अंजाम दिया है। घटनास्थल पर कार में चिथड़ों में मिली लाश से लिए डीएनए के नमूने का उमर की मां के डीएनए से मिलान हो गया। इस बीच जांच में खुलासा हुआ है कि उमर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर दिल्ली में मुंबई के 2008 के 26/11 जैसे हमले को अंजाम देने की फिराक में था, इसलिए बड़ी मात्रा में विस्फोटक जमा किया गया था। सहारनपुर से जुड़े हो सकते हैं दिल्ली धमाके के तार। पहले डॉक्टर अदिल मुजमिल, फिर डॉक्टर परवेज, जुड़ रही कड़ियां। जैश ए मोहम्मद से जुड़े डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर परवेज अहमद अंसारी का यहां से कनेक्शन मिलने के बाद एक बार फिर से सहारनपुर सुर्खियों में आ गया। जिस तरीके से सहारनपुर को लेकर कड़ियां जुड़ रही है, यह महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। आशंका जताई जा रही कि दिल्ली धमाके के तार सहारनपुर से भी जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल एटीएस समेत अन्य खुफिया एजेंसी ने सहारनपुर में डेरा डाल रखा है। दिल्ली बम ब्लास्ट से जुड़ी तीसरी कार भी बरामदे। फरीदाबाद में कहां खड़ी मिली। दिल्ली बम धमाके से जुड़ी तीसरी कार भी आज मिल गई। इस कार की ऑनर डॉक्टर शाहीन सईद के नाम पर है। वह ऑनर अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज के अंदर खड़ी मिली थी। मौके पर बम स्क्वाड टीम इस कार की जांच के लिए पहुंच चुकी है। दिल्ली बम धमाके से जुड़ी तीसरी कार भी मिल गई है। इस कार की ऑनर डॉक्टर शाहीन सईद के नाम पर है और ऑनर अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज के अंदर खड़ी मिली थी। मौके पर बम स्क्वाड टीम इस कार की जांच के लिए पहुंच चुकी है। इसके पहले कल रात एक लाल इको स्पोर्ट कार जो दिल्ली के राजौरी गार्डन आरटीओ में पंजीकृत थी, बुधवार को उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद की सीमा से सटे खंडावली गांव के पास उमर के एक परिचित के फार्म हाउस के बाहर खड़ी मिली थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेखा गुप्ता सरकार को भेजा नोटिस। कक्षा 1 में दाखिले की उम्र 6 साल करने पर मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने आगामी शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 में दाखिले के लिए 6 साल की उम्र सीमा के क्राइटेरिया पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। दरअसल याचिकाकर्ता दीपिका शर्मा ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दिल्ली सरकार द्वारा जून 2025 में जारी सर्कुलर को चुनौती दी है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में आगामी शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 में दाखिले के लिए 6 साल की उम्र सीमा के क्राइटेरिया पर रेखा गुप्ता सरकार से जवाब मांगा। दरअसल याचिकाकर्ता दीपिका शर्मा ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दिल्ली सरकार द्वारा जून 2025 में जारी सर्कुलर को चुनौती दी है। दिल्ली में दाखिला प्रक्रिया दिसंबर में शुरू होने वाली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आई लव मोहम्मद पोस्टर मामले में याचिका की खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने आई लव मोहम्मद पोस्टरों को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दर्ज मामलों की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि वह अन्य राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों पर निर्देश नहीं दे सकती क्योंकि वे उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। याचिकाकर्ताओं ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाया था, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। याचिका में कहा गया कि ये पोस्टर दिखाने वाले लोग केवल अपने धार्मिक त्योहार मना रहे थे। याचिका में तर्क दिया गया कि कानपुर और बहराइच के साथ उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दर्ज प्राथमिकी धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ग्रेटर नोएडा में कब आएगी सस्ते प्लॉट्स की योजना। ईडा की स्कीम का बेसब्री से इंतजार कर रहे कामगार। यमुना प्राधिकरण द्वारा कामगारों के लिए 30 वर्ग मीटर के भूखंड की योजना अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। वह बोर्ड की स्वीकृति के बाद भी नियम और शर्तों का निर्धारण बाकी है। अब भूखंड के आकार को लेकर मंथन चल रहा है, जिसमें 30 की जगह 40 या 50 वर्ग मीटर भूखंड शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही अंतिम निर्णय लेकर योजना निकाली जाएगी। इसके बाद योजना निकाली जाएगी, लेकिन कई माह बीतने के बावजूद अभी तक ईडा योजना निकालने को लेकर कोई फैसला नहीं कर पाया। अब 30 वर्ग मीटर की बजाय 40 या 50 वर्ग मीटर के भूखंड योजना में शामिल होने पर मंथन चल रहा है। यमुना प्राधिकरण में औद्योगिक इकाइयां क्रियाशील होना शुरू हो चुकी है। 15 इकाई क्रियाशील हो चुकी है। लाल किला बम धमाके में 21 किरदार, 9 डॉक्टर, जाने ब्लास्ट में किसको क्या मिला था रोल।
ये दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में 20 किरदार सामने आए। इसमें आतंकी डॉक्टरों की फौज और उनके मददगार स्लीपर सेल मॉड्यूल के संदिग्ध शामिल हैं। डॉक्टरों का ब्रेन वॉश कर रहे उन्हें आतंकी राह में लाने वाले 2 मौलवी भी जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस के शिकंजे में आ गए। मैं इंडिया गेट, लाल किला, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह जैसे बड़े टारगेट इन आतंकियों ने चुने थे। दावा है कि वो 26/11 से भी बड़ा हमला करने की फिराक में थे, लेकिन जैश-ए-मोहम्मद की साजिश बेनकाब हो गई। जैश-ए-मोहम्मद के इस नए मॉड्यूल में अब तक करीब 21 लोग गिरफ्तार या हिरासत में हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर मुजमिल और डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि उनका चौथा साथी डॉक्टर उमर मोहम्मद, जिसे लाल किला बम ब्लास्ट का संदिग्ध हमलावर बताया जा रहा है। कौन है मौलवी इरफान, कैसे तैयार की आतंकी डॉक्टरों की फौज, जैसे के एक पोस्टर से खुला तबाही का साजिश का राज। ये दिल्ली धमाके और उससे जुड़े फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के पीछे आखिर सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, यह सच्चाई भी सामने आ रही है। मैं सोपिया के मौलवी इरफान अहमद को इनका सरगना माना जा रहा है, मैं जिसने डॉक्टरों को सारगिद बनाया और फिर उन्हें आतंक की राह पर धकेल दिया। सूत्रों का कहना है कि मास्टरमाइंड इरफान ने डॉक्टरों का ब्रेनवॉश कर उन्हें इस बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा बनाया। उसने अनंतनाग और पुलवामा के डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर उमर को आतंकी नेटवर्क से जोड़ा और फिर उनके जरिए डॉक्टर मुजमिल और शाहीन भी इस जिहादी मॉड्यूल में जुड़ गई। दिल्ली हरियाणा के बीच डीटीसी की इंटर स्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू, जानिए रूट और कितना होगा किराया। ये दिल्ली हरियाणा के बीच आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे अंतराल के बाद राजधानी दिल्ली से हरियाणा के सोनीपत के लिए गुरुवार से इंटर स्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत हो गई है। मैं दिल्ली सरकार लगातार डीटीसी बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल कर रही है, मैं ताकि सार्वजनिक परिवहन पर्यावरण अनुकूल और प्रदूषण मुक्त हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महाराणा प्रताप ISBT यानी कि कश्मीरी गेट से नई इलेक्ट्रिक बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सेवा दिल्ली सरकार की विकसित दिल्ली संकल्प पत्र के तहत शुरू की गई उन पहलों में से एक है, जिनका उद्देश्य दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से बेहतर, सस्ती व पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा के जरिए जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले इन रूटों पर बस सेवा हुआ करती थी, लेकिन बाद में बंद हो गई थी। दिल्ली नगर निगम की बैठक में भारी हंगामा, प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पार्षदों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली नगर निगम की बैठक में गुरुवार को प्रदूषण के मुद्दे पर विपक्षी आम आदमी पार्टी ने जोरदार हंगामा किया। बैठक जैसे ही शुरू हुई, आप पार्षद वेल में उतर आए और आपकी बार AQI 400 पार लिखे पंपलेट लहराते हुए नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कई पार्षद डेस्क पर खड़े होकर मेयर से प्रदूषण पर चर्चा की मांग करते रहे। वहीं लगातार बढ़ते हंगामे के बीच मेयर इकबाल सिंह ने महज आधे घंटे बाद ही एजेंडा पास कर निगम की कार्यवाही स्थगित कर दी। बैठक स्थगित होने के बाद भी आप पार्षदों का विरोध जारी रहा। कुछ पार्षद मेयर के डेस्क पर चढ़ गए। इस दौरान माहौल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल गया और सुरक्षा कर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने मेयर राजा इकबाल सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है, बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेना मुश्किल हो गया, लेकिन भाजपा शासित निगम और सरकार पूरी तरह लापरवाही बनी हुई है। लाल किला मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद, DMRC ने सुरक्षा कारणों से लिया यह फैसला। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने गुरुवार को सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन को अगली सूचना तक बंद करने की घोषणा की। यह कदम लाल किले के पास हाल ही में हुए कार विस्फोट के बाद राष्ट्रीय राजधानी में कड़ी सतर्कता और एहतियाती उपायों के बीच उठाया गया। बता दें कि DMRC के अनुसार लाल किला स्टेशन पर प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों से मंजूरी मिलने तक सेवाएं बंद रहेंगी। DMRC ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन अगली सूचना तक बंद रहेगा। अन्य सभी मेट्रो स्टेशन और लाइनें निर्धारित समय के अनुसार चल रही है। देश के खिलाफ युद्ध का प्रावधान खत्म करने की मांग खारिज, जुर्माना लगाने पर विचार कर सकते हैं हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता में सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के प्रावधान को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस DK उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वो याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने पर भी विचार कर सकती है। ड्यू के कॉलेजों और छात्रावास परिसरों में बढ़ेगी सुरक्षा, हर कैंपस पर 24 घंटे रखी जाएगी पैनी नजर।
ये दिल्ली विश्वविद्यालय लाल किला के पास हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संस्थान सतर्क हो गया। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी कॉलेजों, विभागों और छात्रावास परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला किया। अब विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की पहचान की जांच होगी और केवल अधिकृत लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मेडियो प्रोक्टोरियल बोर्ड की एक ऑनलाइन बैठक हुई जिसमें उत्तर और दक्षिण परिसरों के कॉलेजों के प्राचार्य, विभाग अध्यक्ष, छात्रावासों के प्रोवेस्ट और सुरक्षा कर्मी शामिल हुए। बैठक में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और उसे और सख्त बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। नोएडा की 1,80,000 गाड़ियों की दिल्ली एनसीआर में दौड़ने पर लगी रोक के क्या है वजह? जब गौतम बुद्ध नगर में रजिस्टर्ड 1,80,000 गाड़ियों के दिल्ली एनसीआर में दौड़ने पर रोक लगा दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद ग्रेड 3 के प्रतिबंध लागू होने के साथ ही यह रोक लगाई गई है। 9 कंपनियां 7.5 करोड़ का फ्रॉड और जेल, जाने कौन है अल फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक अहमद सिद्दीकी। राजधानी दिल्ली में सोमवार को धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। यह वही यूनिवर्सिटी है जहां इस धमाके को अंजाम देने वाले डॉक्टरों का समूह पढ़ाता था। मैं आज ही केंद्र सरकार ने इस यूनिवर्सिटी के फंडिंग के सोर्स का पता लगाने के लिए ईडी को गहन जांच के आदेश दिए, जिसके बाद अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक और मैनेजिंग ट्रस्टी जावेद अहमद सिद्दीकी भी जांच के घेरे में आ गए हैं। इतनी सजा देंगे कि दुनिया देखेगी, लाल किला ब्लास्ट पर अमित शाह ने दी चेतावनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के मोती भाई चौधरी सागर सैनिक स्कूल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली कार विस्फोट के दोषियों को मिलने वाली सजा दुनिया को यह संदेश देगी कि भविष्य में कोई हमारे देश में फिर से ऐसा हमला करने के बारे में सोच भी न सके। दिल्ली बम धमाके में क्या तुर्की का भी है हाथ? उठ रहे हैं ये बड़े सवाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास एक सफेद i-20 कार में हुए भीषण विस्फोट की घटना अब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रही है। भारत सरकार ने इस घटना को आतंकी कृत्य करार दिया, जिसमें 13 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल हुए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहन जांच कर रही है और कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि दिल्ली धमाके के तार तुर्की से जुड़े पाए गए हैं। प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेज के जरिए एसबीआई को लगाया 4 करोड़ का चूना, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए 3 जालसाज। दिल्ली पुलिस ने एसबीआई से 4 करोड़ की ऋण धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। आरोपितों ने जाली संपत्ति दस्तावेजों का इस्तेमाल कर ऋण प्राप्त किया। जतिन प्रसाद, राजेंद्र कुमार और संदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने मेसर्स चुकीटो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से धोखाधड़ी की। संदीप सिंह ने जाली पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया, जिनकी पहचान हरियाणा हिसार के जतिन प्रसाद, राजेंद्र कुमार उर्फ राजा और संदीप सिंह के रूप में हुई है। ये आरोपी मेसर्स जुकीटो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के माध्यम से फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंक से धोखाधड़ी से ऋण प्राप्त करने में शामिल थे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।